कि हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। ऑल पार्टी डेलीगेशन था और एक वॉइस में हम लोग बात कर रहे थे। उसका मैसेज पांचों कंट्री में गया कि इंडिया इज यूनाइटेड। पहलगाम में 26 परिवारों का डेथ हुआ, 26 लोगों का। उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक था और उस पर मॉनिटरिंग होती थी कि अपना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, उस पैसा को वो कहीं टेरर ऑर्गेनाइजेशन को यूज नहीं करे, उसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। प्रपोजल इंडिया लेके जाएगा, उस पर समर्थन करना चाहिए। 1 बजे नहीं, 3:30 बजे बात होगी और 3:30 बजे बात हुआ। सीज फायर का रिक्वेस्ट किया और इंडिया ने माना। ये है सच्चाई। पांचों कंट्री जो हम गए, अगर मेजर टेक अवे कहिए जो क्या इससे मिला, एक तो सबसे बड़ा चीज है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन था और एक वॉइस में हम लोग बात कर रहे थे। उसका मैसेज पांचों कंट्री में गया कि इंडिया इज यूनाइटेड। सरकार ने जो भेजने का फैसला किया वो बहुत जबरदस्त आइडिया था कि हम सब लोग एक ही वॉइस में, एक ही फीलिंग के साथ अपनी बात रखते थे और उनको ये भी लगता था कि ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक रीजन के लोग थे, पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग थे। एक बात तो ये। दूसरा बात कि इंडिया और जो विक्टिम थे, जो पहलगाम में 26 परिवारों का डेथ हुआ, 26 लोगों का, उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। इंडिया के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी। तीसरा जो था, इंडिया का जो रिस्पांस था उसको अप्रिशिएट किया उस सेंस में भी कि एकदम मेजर रिस्पांस था। एक टारगेट कोई सिविलियन या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मेजर तरीके से जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हिट किया। और जब सीज फायर का प्रपोजल पाकिस्तान से आया तो इंडिया ने रिस्पॉन्सिबली उसको एक्सेप्ट किया। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट बात। चौथी बात जो ये थी कि एक कहीं न कहीं अप्रहेंशन था कि टूरिस्ट या इकोनॉमी का क्या हाल होगा इंडिया में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कश्मीर में भी सारा फ्लाइट अब शुरू हो गया है, रेस्ट ऑफ इंडिया का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो नॉर्मल ही है। जब कश्मीर पहलगाम में जा करके वहां के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग कर ली तो सब कुछ नॉर्मल है इंडिया में। ये भी अप्रिशिएट किया प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल का ये था, जब हम 11 नंबर पर थे और अभी हम 4थे नंबर पर दुनिया के इकोनॉमी में आ गए, उसको अप्रिशिएट करना और एक प्रोग्रेसिव रूप से देखना कि इंडिया अपना डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इंडस्ट्री चीजें को ठीक कर रहा है। एक जो चीज था सबसे बड़ा, ये मुझे लगता है कि लोगों का ये भी एक चीज होना कि जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, या उसका जो आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट था 1 वीक पहले, जब स्टेटमेंट हम लोगों ने शेयर किया, जो फैक्ट शेयर किया, तो उसको लोग कितना बड़ा हेट स्पीच था, तो उसको लोगों ने बिल्कुल ये किया कि उसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड भी और ये भी जो घटना थी। 2 बात और इम्पोर्टेंट है। एक जो प्रधानमंत्री जी का न्यू नॉर्मल है, 0 टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन किया। और जो इंडिया का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू नॉर्मल दिया है कि इंडिया कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को अब वो एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, तो एक ये बात था। और एक इंडस रिवर पर भी उनके प्रश्न रहते थे, तो उसको हम लोगों ने कहा कि भाई ऑलरेडी शायद ये ऐसा ट्रीटी तो दुनिया में नहीं हुआ होगा जो अपना कोई पानी 80% दूसरे कंट्री को दे दे। और उसके प्रियम्बल में था कि फ्रेंड एंड कॉपरेशन, कहाँ फ्रेंडशिप और कॉपरेशन बचा है। तो मुझे लगता है इन सारे चीजों को लेकर के, और एक और इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो कि आपको ग्रे लिस्ट में ऐसे कंट्री को डालता है या ब्लैक लिस्ट में डालता है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक था और उस पर मॉनिटरिंग होती थी कि अपना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, उस पैसा को वो कहीं
टेरर ऑर्गेनाइजेशन को यूज नहीं करे। ऑलरेडी वो था पहले, 22 में निकल गया वहां से, तो उसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। प्रपोजल इंडिया लेके जाएगा, उस पर समर्थन करना चाहिए। तो ऑल टुगेदर ये बहुत ही सक्सेसफुल इसका मैसेज गया है सारी चीज। सर, जब आप सेट आउट कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज में प्री कंसीव नोशन थे लोगों को लेकर के, किसने शुरू किया वॉर और किसने खत्म किया ये सब। सर, क्या आप ये मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हुए हैं इन चीजों को एड्रेस? 100% सक्सेसफुल हुए कि लोगों का ये था कि भाई कैसे ये हुआ, कैसे ये खत्म हुआ वॉर। हम लोगों ने क्लियर कट बताया कि जब हम लोगों ने उनके 11 जो एयर बेस थे उसको डिमोलिश कर दिया, इंक्लूडिंग नूर खान बेस, और उसका डिटेलिंग धीरे धीरे आ ही रहा है, उसके इमेजेज आ रहे हैं। तो उसके बाद उनके जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के हैं वो कांटेक्ट करने का कोशिश किए। यहाँ हॉटलाइन में दिक्कत हो रहा था, तब उनके जो दिल्ली में एम्बेसी है पाकिस्तान का उसने कांटेक्ट किया। 1 बजे वो लोग बात करना चाहते थे दिन में, यहां से कहा गया 1 बजे नहीं 3:30 बजे बात होगी, और 3:30 बजे बात हुआ। सीज फायर का रिक्वेस्ट किया और इंडिया ने माना। ये है सच्चाई। कंट्री, जब दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम होता है, वार होता है, तो 10-20 कंट्री एक दूसरे को फोन करते हैं। तो ये ऐसा फोन तो आ ही रहा था डिफरेंट कंट्री से, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक सीज फायर की बात है, रिक्वेस्ट केम फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एग्रीड टू इट। सर, जो ये कंट्रीज 5 चुनी गई थी उसमें से 2 कंट्रीज ऐसे थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है। सर, यहाँ आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, इंडोनेशिया में तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस था। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का खुद स्टेचर इतना बड़ा है, या उनके काम का एप्रिसिएशन है, पर्सनल बॉन्डिंग है जापान में या कोरिया में या सिंगापुर में, ये हमने पर्सनली देखा। उनका अपने स्टेचर और बॉन्डिंग से बड़ा एडवांटेज देश को हो रहा था। मलेशिया में थोड़ा सा, मुझे ये व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं कि ये थोड़ा न्यूट्रल या थोड़ा सा लाइन जो है ये अप्रिशिएट करते थे टेररिज्म के लाइन को, लेकिन थोड़ा इनका रिस्पांस जो है शुरू के फेज में एक जो मैंने देखा, लेकिन बाद में ये तो अप्रिशिएट करते थे कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए और इंडिया को राइट है अपना प्रोटेक्ट करने का। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आज मुझे भी ऑनररी डॉक्टरेट दी है, डॉक्टर ऑफ साइंस की। ये मेरी 13वीं डॉक्टरेट है और अभी भी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगाता, क्योंकि मैं नम्रतापूर्वक बताता हूं कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं 1975 में HSC पास हुआ, तब इमरजेंसी लग गई थी और उस समय एक प्रचारक थे हमारे संघ के, उनके साथ मैं भी इमरजेंसी के खिलाफ काम में लग गया और मुझे, मेरा वैसे फर्स्ट क्लास का करियर था, पर मुझे परसेंटेज 52% मिले, 52%।
और साइंस में 49.26% मिले। तो मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, मुझे एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि 50% के ऊपर चाहिए थी। तो इमरजेंसी ने मेरा करियर खराब किया। तो मेरे एक बहनोई थे, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, मेटलर्जिस्ट थे, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे नेपा पेपर मिल की। मेरी दोनों बहनें और वो सब कहते थे ये बिगड़ गया है, इसका ध्यान नहीं है। माँ भी मुझे कहती थी कि तुम ये फालतू काम में ध्यान दे रहे हो, ये तो पहले डिग्री तो मिलाओ। तो मैंने एक बार माँ को कहा कि मैं डिग्री मिला के क्या करूंगा? बोले डिग्री नहीं मिलेगी तो तेरे से शादी कौन करेगा? मैंने बोला ले आऊंगा, चिंता मत करो। अब मेरी पत्नी भी एमएससी है, वो मेरिट है। तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, पर मैं इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूं, ऐसा परसेप्शन एनएचआई के इंजीनियर में है। ये अच्छा है कि इनको मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और बड़े बड़े रोड हुए हैं, ब्रिजेस बने हैं, टनल बनी है। तो स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय मुझे नहीं है। ये हमारे अधिकारी रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, अधिकारी करते हैं, सब मिलजुल कर एक टीम स्पिरिट है और उसमें काम होता है। मंत्री करके उसका मुझे श्रेय मिलता है। एक अच्छा मंत्र आपको बताता हूं। मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर जब दोनों ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं, टीम बनाकर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तुम अकेले बड़े नेता हो, अकेले बहुत विद्वान हो, पर तुम्हारे साथ टीम ही नहीं बनती है। तुम्हारे साथ करने वाले लोग जो है वो आपके साथ एडजस्ट ही नहीं होते, इतना आपका अहंकार बड़ा होता है। ऐसे कोई लोग यहां बैठे नहीं है बना। अहंकार और आत्मविश्वास, इन 2 शब्दों में अंतर है। पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए, पर अहंकार नहीं होना चाहिए। और इसलिए मुझे खुशी है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये केवल ज्ञान देने वाली नहीं है। तो हमें जो समाज निर्माण करना है उसमें वैल्यूज उतनी इंपॉर्टेंट है। जो प्रतिज्ञा आपने ली है, वो जो हमारे मूल्य है, जीवन मूल्य, जीवन मूल्य बहुत सिंपल है, छोटी छोटी बातें हैं कि गुरु का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, सच काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे अगर जीवन मूल्य निकालेंगे तो बहुत से निकल सकते हैं। और ये हायर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन विद द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम को विकसित करने का डॉक्टर कमल जी का जो उद्दिष्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। पिछले 18 साल से हम आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहे हैं ड्यू टू विराट कोहली ओनली। हम विराट कोहली के जबरदस्त फैन है, पूरा फैमिली विराट कोहली का आशिक है, इसलिए हम आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब तक विराट कोहली है तब तक हम आरसीबी को ही सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है आज मैच किस तरह से देखने मिलेगी? हमारे स्टार भी शुरू हो रहे हैं। अगर चेजिंग मिला आरसीबी को तो पंजाब 250 बनाएगा तो भी आरसीबी कर देगी, चेजिंग मिला तो, क्योंकि हमारा चेज मास्टर वहां पे खड़ा है। तो हम आरसीबी को चीयर करने के लिए आए हैं।
कई दिनों से प्लानिंग तो हम कर रहे थे कि आरसीबी का मैच देखना है और ये फाइनल में आ गई और हम आ गए यहाँ पर देखने के लिए। और विराट कोहली है, इसका मेन कारण यही है कि विराट कोहली है और हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। भगवान को बहुत प्रे करके आई हूँ कि बारिश के कारण मैच रुके नहीं आज। कल भी मैंने बहुत प्रे किया था क्योंकि कल रात भी बहुत बारिश हुई थी, तो हम प्रे करके आए हैं कि आज मैच हो ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछला वो आज पिच जो डिफरेंट रहने वाली है, ग्राउंड कंडीशन डिफरेंट है, तो वो वाली पिच नहीं है अब जहाँ पे वो 120 पे आउट हुए थे। तो आज डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, हाई प्रोफाइल मैच है और पंजाब किंग्स थ्रू आउट आईपीएल में अच्छा खेलते आ रहा है। 1-2 मैच ही ऐसे गेम्स के, तो मुझे लगता है कि आज पंजाब किंग्स 11 जीतेगा। कहीं ना कहीं सर, क्योंकि फाइनल्स है, एक्सपेक्टेशंस पंजाब की बहुत ज्यादा, पंजाब के लोगों की पंजाब की टीम से बहुत ज्यादा है और काफी स्पेसिफिकली प्लेयर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, चाहे हम शेर सैयद की बात कर लें या फिर अर्शदीप की बात कर लें। इन दोनों पे ही हम कह सकते हैं काफी एक्सपेक्टेशंस लेके चलें, क्योंकि अगर अच्छे परफॉर्मेंस रही तो एक मेजर हम कह सकते हैं विक्ट्री की तरफ वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। जैसे बैटिंग यूनिट में देखा जाए तो श्रेयस अय्यर जो एक लेजेंड प्लेयर है, एक्सपीरियंस वाला है। उधर बॉलिंग में देखा जाए, बॉलिंग यूनिट में तो अर्शदीप काफी सालों से T20 खेल रहा है और उसको काफी एक्सपीरियंस है, तो ये दोनों का भी काफी मुख्य रोल रहने वाला है आज के मैच का। सर, आरसीबी से क्या चैलेंज आप एक्सपेक्ट करेंगे? कौन से की प्लेयर्स हैं जो अगर आउट नहीं हुए या बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो पंजाब के लिए एक बड़ा चैलेंज बन पाएगा? देखो, आरसीबी जितने भी मैच जीते हैं अभी तक, उसमें विराट कोहली का बहुत योगदान रहा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा 50 आईपीएल में बहुत बनाई है और जितनी बार भी वो रन कर रहा है तो उसमें आरसीबी जीत रही है। अगर आज विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है तो मैं भी लगता है कि वो अंडर प्रेशर हो जाएंगे। सर, अर्शदीप को लेकर स्पेसिफिकली बात करना है क्योंकि आप उनके कोच रहे हैं, उनसे अगर बात हुई हो या फिर कहीं ना कहीं कितना प्रेशर मानता है आप उन्हें, क्योंकि लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं पर आईपीएल का फाइनल भी एक मेजर इवेंट कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं, आईपीएल भी एक मेजर है क्योंकि सारे लेजेंड प्लेयर खेलते हैं, दूसरे फॉरेन कंट्री के प्लेयर आ रहे हैं, तो एक तरह ये भी सेकंड टू इंडिया कंट्री है, तो इसमें भी प्रेशर तो रहता ही है। पर आरसीबी का ये है कि जितना उसको मैं देखा है कि वो जितनी प्रेशर गेम होती है तो उसको ज्यादा इजी लेता है वो और उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो आज उस पर कोई प्रेशर नहीं है। और जो पिछले मैच में उसकी बॉलिंग थी और आज की बॉलिंग में आपको बहुत फर्क नजर आएगा उसके। मेजर चेंज देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मेजर चेंज होगी आज की बॉलिंग और पिछले मैच की बॉलिंग में उसकी। सर, अगर देखा जाए तो आज पंजाब किंग्स 11 को टॉस जीतकर या पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? देखो, अगर दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 220-25 रन तो बनाने पड़ेंगे। अगर वो चेज भी करते हैं तो मुझे लगता है कि 200 प्लस रन पिछले मैच में उन्होंने चेज किए हैं, तो वो दोनों तरफ से किसी भी टाइम वो दोनों टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो चेज भी कर सकते हैं और डिफेंड भी कर सकते हैं। सर, आपके हिसाब से आरसीबी में अगर कोई टक्कर देता है अर्शदीप को बॉलिंग को तो वो कौन? देखो, एक विराट कोहली है जो बड़ी मेच्योरिटी से खेल रहा है, हर इनिंग वो खेल रहा है, 50-60 रन बना रहा है उस टीम के लिए। तो जब विराट कोहली जल्दी आउट हुआ तो वो स्ट्रगल में रहे हैं, तो अगर आज विराट कोहली, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर विराट कोहली जल्दी आउट होगा तो फिर स्ट्रगल करेगी आरसीबी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. पटना एयरपोर्ट पर आज यानी मंगलवार से नया टर्मिनल भवन पूरी तरह से संचालन में आ गया है। इस नए टर्मिनल के शुरू होने के साथ ही पुराने टर्मिनल का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया है। बता दें कि यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए नए टर्मिनल का निर्माण किया गया। साथ ही नया टर्मिनल आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। इस बीच यात्रियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एयरपोर्ट हम चेन्नई एयरपोर्ट भी गए हैं, हैदराबाद भी गए हैं। देखने से तो बाहर से अभी तक लग रहा है कि सबसे अच्छा लग रहा है। उसका दिल्ली एयरपोर्ट में भी हम गए हैं, उसका कलकत्ता एयरपोर्ट भी गए हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों में हम ट्रैवलिंग किए हैं। तो यहाँ सब सुविधा बहुत अच्छा सुविधा दिख रही है। पहले वहाँ पर पुराने एयरपोर्ट में बहुत दिक्कत होती थी, ट्रैफिक भी था और आने में बहुत सुविधा दिक्कतजनक होती थी। उसके बाद उतर कर जाना आना बहुत तरह का प्रॉब्लम होता, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सुविधा, गेट पर से एंट्री किए सीधा आ गए और फैसिलिटी बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्य कैसे लग रहा है? एनडीए की सरकार जो काम कर रही है डेवलपमेंट में बिहार के विकास को लेकर, वो कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है, हमारे समझ से तो अच्छा है। सरकार काम कर रही है और एयरपोर्ट भी उन्हीं के स्वजन से और
श्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से बना है, तो अच्छा तो है, पहले से तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्योंकि हम 2008 से हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ पटना एयरपोर्ट से, तो अभी 2025 में आ गए हैं, तो अभी तक तो अच्छा दिखने में लग रहा है। अब आगे अंदर जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि कैसा है सुख सुविधा अंदर का। बहुत अच्छा बना है, सब कुछ बहुत सुंदर, काफ़ी भव्य बना है। बस थोड़ा सा और मुझे लगता है कि जब हम अंदर आते हैं तो और थोड़ा व्यवस्थित हो सकता है। बाकी बहुत खुशी की बात है, हमारे पटना में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, ऐसे ही आगे बढ़े हमारे शहरों का, यही बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हम सब से जुड़ा हुआ विषय है। वर्षों तक एयर पॉल्यूशन का दंश हम सब लोगों को लगातार डस रहा है। दिल्ली के लोगों को अनेक प्रकार की तकलीफ़ों ने हमेशा इस एयर पॉल्यूशन के कारण घेरे रखा, और हम सबका एक ही सपना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने, सब ने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 बनाया है, जिसके अलग अलग आयामों की चर्चा मैं आज यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ उसको दिल्ली सरकार के साथ मिल कर के प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली सरकार ने अभी IIT कानपुर के साथ में एक MOU साइन किया, जो कि क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन पे आधारित है, जिसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की मंजूरी करी है, और बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। दूसरा, इसी तरीके से पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हम लोगों ने अनेकों युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं और जो इनोवेशनल चैलेंजेस दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के हम आमंत्रित करेंगे, कि जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी दिल्ली को दे पाएंगे कि किस किस तरीके से हम इस एयर पॉल्यूशन के चैलेंज को कम कर पाएँ। इसके अलावा जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारी हवा में हैं, इससे पहले क्या होता था, पहले की सरकारें
दिल्ली गवर्नमेंट के लेवल पे कम काम हो पाता था, परंतु कहीं एमसीडी के लेवल पे, कहीं एमसी के लेवल पे कुछ स्मोक गन या कुछ वाटर स्प्रिंकलर चलते हुए दिखाई देते थे, और वो भी तब जब भरी सर्दी होती थी और सर्दी के समय में ये माना जाता था कि भाई अब पॉल्यूशन का समय शुरू हो गया। पर सच मानिए बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे हैं कि पॉल्यूशन जो है केवल मात्र 2 महीने का काम नहीं है, ये साल भर रहने वाला प्रॉब्लम है। आज मई में भी अगर आपको पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का आप जब क्राइटेरिया देखते हैं, AQI देखते हैं कि ज़्यादा है और कोर्ट को ग्रैब लगाना पड़ता है या सरकार को ग्रैब लगाना पड़ता है, तो आप मानिए कि ये तो 12 महीने साल भर ध्यान करने वाली एक सेगमेंट है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हमने योजना बनाई है कि मानसून का वो समय छोड़ करके उसके अलावा पूरा साल भर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स पूरे के पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। हर वार्ड में, हर विधानसभा में वो काम करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी प्रकार 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें हम दिल्ली की ओर से ले रहे हैं, जो कि रोड क्लीनिंग भी करेंगी, डस्ट कंट्रोल भी करेंगी, जो इंटीग्रेटेड होगी 20 डंपिंग व्हीकल से। यानी कि आपकी स्वीपिंग मशीन कहीं से मलबा उठा रही है तो उसे कहीं मूव ना करना पड़े, डंपिंग व्हीकल वहीं आएगा, उससे पूरा मलबा लेगा और जो भी उसका वेस्ट है उसको कलेक्ट करेगा और वो जाके डंपिंग साइट पे छोड़ के आएगा। इसी तरीके से 70 हम इलेक्ट्रिक लिटर पिकर्स, जो कि बहुत ही वेग के साथ उसका ऐसा उसका मैन्युफैक्चरिंग है कि वो पूरा का पूरा जो लिटर है उसको पिक कर पाएगा, ऐसी 70 इलेक्ट्रॉनिक लिटर पिकर्स भी हम उन मशीनों के साथ 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के साथ में जोड़ के उसे काम पे लगाएंगे। और ये जो मशीनें हैं इसमें 30 वाटर टैंकर साथ में चलेंगे, क्योंकि ये जो स्वीपिंग मशीन है इसमें इंटीग्रेटेड जो है वो वाटर स्प्रिंकलर भी है, स्मोक टावर भी है। ये पूरी मशीनरी इकट्ठे काम करेगी कि वहीं छिड़काव भी होगा, वहीं से डस्ट भी उठाई जाएगी और वहीं लिटर पिकर के द्वारा बाकी की गार्बेज भी इकट्ठी की जाएगी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसे भी मंजूरी दे गई है और इसके लिए हमने बजट भी ऑलरेडी दे दिया गया था। इसके अलावा हमने डस्ट पॉल्यूशन और कंट्रोल करने के लिए हमने दिल्ली में 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट, जहां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, इन सभी हॉटस्पॉट्स पे वहाँ पे जो बड़े बड़े पोल्स हैं उसके ऊपर मिस्ट स्पेयर लगाएंगे, ताकि ये जो स्प्रिंकल होगा, मिस्ट जो डाली जाएगी उसके कारण से उस एरिया में जो कि हॉटस्पॉट है वहाँ क्या डस्ट पार्टिकल भी हम कर्टेल कर सके। इसके अलावा जितनी हाई राइज बिल्डिंग है, विशेष रूप से 3000 स्क्वायर मीटर से बढ़ी हुई जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, मॉल हैं, होटल हैं, इन सब पे एंटी स्मोक गन लगाना कंपलसरी होगा, जो कि पूरी दिल्ली में हजारों की तादाद में आ जाएंगी और उसके कारण से भी पूरी दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का काम हो पाएगा। सड़कों की मरम्मत एक बहुत बड़ा दूसरा माध्यम है ब्राउन एरिया कवर करने का, और इसको भी हम करेंगे, उससे भी डस्ट पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आती हूँ तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जो डेमोलिशन वेस्ट है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमने जो है 500 स्क्वायर मीटर से बड़े हुए इससे बड़े जितने भी प्रोजेक्ट है वो डीपीसीसी की जो रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कंपलसरी होगा उन प्रॉपर्टीज़ का, और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है डिस्प्ले होना होगा, मैंडेटरी किया जाएगा, और AI आधारित ऑटोमेटिक नोटिस उनको दिए जाएंगे, जुर्माना लगाया जाएगा यदि वो डीपीसीसी पोर्टल के माध्यम से जो 14 पॉइंट देंगे डस्ट पॉल्यूशन रिडक्शन टूल किट के, उन 14 पॉइंट्स को उनको कंपलसरी फॉलो करना होगा, उसकी रिपोर्ट देनी होगी सरकार को, और डीपीसीसी जो है तुरंत अपना पोर्टल 2 जिसमें मॉडर्न AI और मशीन लर्निंग फीचर्स रहेंगे, जिसके माध्यम से इन सभी प्रॉपर्टीज़ का फुल ऑब्जर्वेशन रहेगा, और एक भी अगर वो प्रॉपर्टी
गाइडलाइन को, पॉल्यूशन डीपीसीसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगी तो तुरंत वो ट्रेस हो पाएगी और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। प्रोसेसिंग और रेस्क्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जो है, आप लोगों को जानकारी है कि तहखंड में हम सब लोग दिल्ली सरकार के द्वारा जो सीएनडी वेस्ट का एक वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसका कार्य भी हम जल्द पूरा करने की स्थिति में आएंगे, जिससे दिल्ली में यहाँ वहाँ जितना मलबा है वो प्रोसेस हो पाए, सीएनडी वेस्ट को हम ख़त्म कर पाएँ। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़रूरी भी है, और जितने प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी सीएनडी वेस्ट बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पॉलिसी भी लाई जा रही है। और इन सीएनडी वेस्ट प्लांट पर गवर्नमेंट उस वेस्ट से टाइल्स बनाती है, और वो टाइल्स को हमने कंपलसरी किया है कि गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे उन सब में उन टाइल्स को एक परसेंटेज हम फिक्स कर रहे हैं कि उनको उपयोग करना नेसेसरी है, ताकि प्लांट पे जितना टाइल वर्क इकट्ठा हो उनका उपयोग भी सरकार साथ साथ में करती रहे, चाहे वो एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो या बाकी एजेंसियां हों। हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन का अगला सेगमेंट जो है वो वाहन प्रदूषण एक बहुत बड़ा पूरा कंट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन की दिशा में। हमने कुछ और चीज़ें इलेक्ट्रिक पॉलिसी के साथ साथ जो करने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जितने एंट्री पॉइंट है इस पे हम ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन कैमरे लगाएंगे, जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पहचान पाएंगे, और जैसे ही वो व्हीकल इन कैमरास की रेंज में आएगा तो पता चल पाएगा कि ये व्हीकल जो है पॉल्यूशन क्रिएटिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं, तो तुरंत उन्हें ट्रेस करके उन्हें रोका जाएगा। सभी पेट्रोल पंप्स पे भी ये वाले कैमरे लगेंगे, ANPR वाले ANPR कैमरास लगेंगे, और पेट्रोल पंप से भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम ट्रेस कर पाएंगे। दिल्ली की बाउंड्री वॉल में, दिल्ली की परिधि में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना जरूरी होगा 1 नवंबर 2025 से, ताकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का इतना भयंकर समस्या है उसको मिल करके हम सभी कम कर पाएँ, क्योंकि दिल्ली का अपना व्हीकल जितना पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है उतना ही बाहर से आने वाला व्हीकल भी दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की परिधि में जो भी व्हीकल नवंबर के बाद आए, 1 नवंबर के बाद, वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली के और पड़ोसी राज्यों के जो व्हीकल एंड ऑफ लाइफ वाले हैं उन सब का डाटा हमारे पास होगा, इवन दिल्ली के व्हीकल्स का डाटा भी हमारे पास होगा, और समय समय पे एक वार्निंग के तौर पे दिल्ली सरकार व्हाट्सएप मैसेज और SMS दिल्ली के और बाहर के वाहनों को भेजेगी कि आपका जो व्हीकल है ये एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है, कृपया इसको आप चेक कर लीजिए, ये अब दिल्ली में इसको प्लेस नहीं मिल पाएगा। तो सभी प्रमुख जो एंट्री पॉइंट हैं और MCD के टॉल के जो बैरिकेड्स हैं वहाँ सभी पे इस तरीके की सुविधाएं लगाई जाएंगी, जहाँ से हमें ये व्हीकल्स का ज्ञान मिल पाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक जो भारत के मुसलमान हैं वो यहाँ के नागरिक हैं। जो बात ओवैसी साहब ने कही मेरे से कहने से पहले, उन्होंने क्या कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के वो पूछकर जो है कलमा के आधार पर मारा गया, और मारा गया तो हमारा जो है कुरान वो इजाजत नहीं देता है कि एक भी भले आदमी का जो है, एक शरीफ आदमी का कोई मर्डर कर दे। मैं और ओवैसी पार्लियामेंट में अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा जहां तक सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, एपीजमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे। जिस तरह से अलग अलग पार्टी के लोग आए यहाँ पे, और खास तौर पे अगर बात की जाए तो आप और ओवैसी जी, जहाँ पार्लियामेंट में हमें इंडिया में देखने को मिलता है एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी रहती है, हर चीज में वाद विवाद रहता है, विचारधाराओं को लेकर है, लेकिन जिस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट किए यहाँ पे और एकजुटता दिखाई, जो कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इंडिया का मेन फेस रहा है, वो कितना कारगर साबित हुआ और देशों का किस तरह से उस पर एक तरह से कहा जाए कि उनकी तरफ से कैसी बातें आई इसको लेकर, इस तरह की यूनिटी को लेकर। देखिए, दो चीजें हैं। हमारा मानना है कि संस्कृत हमारी पुरानी भाषा में से एक है, और जो हमारे पूर्वज बोल कर गए वो सभी को जानने का सवाल है। सभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और मैं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए से परेशान हूं, और बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, बोलता रहूंगा, क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी समाज जो है वो खत्म हो गया। 45% था, वो 22% पर आ गया। तो उस आइडियोलॉजी में जो है कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन हमारा जो है विषय है, वो हमारे चाहने न चाहने से जो है उनका उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। तो दो श्लोक कहा संस्कृत में, एक जो मैंने पहले भी कहा है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध तजेति पांडिता। दूसरा एक श्लोक जो है बहुत बढ़िया है, विभूषित श्लोक है कि आपदा मां पतंती नांग हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य अस्तम भवती बंधने। जब आपदा का समय हो, तो आपदा के समय में जो माँ है, मतलब बछड़े के लिए जो गाय के का थन है, उसमें जो उनका पैर है, वही जो है उसके बंधन का काम करता है। तो यहाँ आपदा है, कौन है हमारी माँ, कौन है? भारत माता है। भारत माता को परेशान करने के लिए, उसको खतरे में डालने के लिए पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। आतंकवादी गतिविधि कर रहा है तो वो कहां कर रहा है? जम्मू कश्मीर में कर रहा है। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली के जो है मैक्सिमम आबादी किसकी है? तो मुसलमानों की है। तो सवाल ये है कि जो पूंछ में सेलिंग हुआ है, पाकिस्तान ने मारा है, तो उसने धर्म पूछ के थोड़े मारा है, उसने मुसलमान भी मरे। स्वाभाविक है कि पहलगांव की घटना अलग है। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कलमा के आधार पर जो है हिंदुओं को मारा है, ये पूरी दुनिया में। और हमने चारों मीटिंग में, यदि आपने देखा होगा, चारों जगह मुस्लिम कंट्री में आते हुए भी हमारे लीडर ने जब शुरू किया, या जो बात ओवैसी साहब ने कही मेरे से कहने से पहले, उन्होंने क्या कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के वो पूछकर जो है कलमा के आधार पर मारा गया, और मारा गया तो हमारा जो है कुरान वो इजाजत नहीं देता है कि एक भी भले आदमी का जो है, एक शरीफ आदमी का कोई मर्डर कर दे। ये कुरान के खिलाफ जाकर कह रहा है। जो कुरान की आयत बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो आज भारत माता खतरे में, भारत माता खतरे में है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सबों का ये देश है। यही कारण है कि मैं और ओवैसी पार्लियामेंट में अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा जहां तक सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, एपीजमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ये देश बचेगा, देश में लोग बचेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचेंगे, तभी एक दूसरे के साथ जो है हम बातचीत भी कर सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं। यदि हमारी डेथ हो जाएगी, यदि हम मर जाएंगे, भारत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? और इसी कारण से हम बाहर आए और हमने एक यूनाइटेड फोर्स के नाते पूरी दुनिया को बताया कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे। 140 करोड़ लोग इस लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और पाकिस्तान यदि कोई गलती करेगा, फिर मैं दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान ने यदि इस बार कोई गलती की तो पाकिस्तान का नामो निशान हम इस पृथ्वी से उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा
कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI।